नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री राज्य पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरण करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। भाइयों बहनों, किसान और पशुपालक ये किसी भी देश के लिए या राज्य के लिए, किसी समाज के लिए ये बहुत बड़ा फाउंडेशन होते हैं, ये बहुत बड़ी नींव होते हैं, किसी देश की मजबूती का बहुत बड़ा आधार होते हैं। अभी भाई सौरभ बहुगुणा जी यहाँ से कह रहे थे कि 2.5% उत्तराखंड की जीएसडीपी में हमारे इन्हीं किसान भाइयों का योगदान है। और हमने भी जो अगले 5 सालों में उत्तराखंड की जो जीएसडीपी है उसको जो दोगुना करने का लक्ष्य लिया है, वो लक्ष्य तभी हमारा सफल होगा, तभी हमारे राज्य की जो जीएसडीपी है दुगनी होगी, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा, हर क्षेत्र आगे बढ़ेगा, हर विभाग आगे बढ़ेगा, हर एक व्यक्ति का उसमें योगदान होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी आज से 2 दिन पहले हमने उत्तराखंड में राज्य की तरफ से और केंद्र सरकार के सहयोग से जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और एक ही दिन में, एक ही समय में 8,275 करोड़ रुपए के पूरे प्रदेश के लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं। राज्य के अंदर जो हमारी जीएसटी कलेक्शन है, जीएसटी का जो संग्रहण है, वो जीएसटी का संग्रहण का भी हमने एक लक्ष्य लिया था, क्योंकि भारत सरकार की नई जीएसटी नीति आने के बाद बहुत सारी जो ग्रांट हमको केंद्र से मिलती थी, वो चूंकि एक समान मात्रा में हमारे लिए कम होने लगी, तो हमने तय किया कि इसकी भरपाई हम राज्य के अंदर से करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पिछले वर्ष 23% जो है जीएसटी में बढ़ोतरी की है, जीएसटी के संग्रहण में। और उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद प्रत्येक वर्ष जो हम एक बड़ा ऋण अपने राज्य की व्यवस्थाओं के संचालन के लिए, विकास योजनाओं के लिए लेते थे, वह भी इस वर्ष हमने न्यूनतम लिया है। राज्य में पशुधन मिशन योजना शुरू की है। इसके तहत जहां गाय, बकरी, मुर्गी पालन समेत पशुपालन से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को छोटे स्तर पर प्रारंभ करने के लिए पशुपालकों को 8 से 9% कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध भी इसी योजना के अंतर्गत कराया जा रहा है। आज जिन भाई बहनों को पशुधन मिशन योजना के अंतर्गत चेक वितरित किए जाएंगे, वह इस पैसे को पशुपालन में लगाकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर जो पशुपालक के मतलब जिसकी कल्पना करते हैं, जिसकी कल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं कि पशुपालन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में उनकी आय दुगना हो, उस आय को दुगना करने के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उस संकल्प को साकार करने का काम अगर कोई करेगा तो आप ही सब लोग करेंगे, जो सब लोग यहाँ पर आए हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी का सिद्धांत हमेशा से रहा है अंत्योदय का सिद्धांत, यानी कि समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक शासन पहुंचे, सरकार की सुविधाएं पहुंचे और योजनाएं ऐसी बने जिससे वास्तव में उन लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठे जिनको उन योजनाओं की आवश्यकता हो। पहले के समय में क्या होता था, अगर आप 2014 से पहले के भारत की आप आज के भारत से तुलना करेंगे तो योजनाएं सरकार की उस समय भी आती थी। ऐसा नहीं कि योजनाएं नहीं होती थी, कार्यक्रम उस समय भी चलते थे, लेकिन उस समय के जो कार्यक्रम चलते थे वो कुछ लोगों को ध्यान में रखकर बनाए जाते थे। जो योजनाएं बनाई जाती थी वह भी कुछ लोगों के हितों के लिए बनाई जाती थी। हमारी मातृशक्ति को खुले में शौच जाना पड़ता था, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। या आज प्रधानमंत्री आवास योजना की हम बात करें तो इन 10 सालों में आज 4 करोड़ के लगभग आज प्रधानमंत्री आवास दिए जा चुके हैं। और उसमें भी मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, मैं देख रहा हूं जिस कार्यक्रम में भी मैं जाता हूं तो हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें बड़ी संख्या में होती हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी बनाने का योजना ली है, हम लोगों ने भी, ये गणेश जोशी जी, हमने, सौरभ बहुगुणा जी ने, यहाँ उत्तराखंड में भी हमने पहले 1,25,000 दीदियों को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया था। अब हम उस लक्ष्य को भी बढ़ा रहे हैं।
उत्तराखंड में विकास को लेकर धामी सरकार लगातार प्रयासरत है। राज्य और केंद्र सरकार की आपकी जुगलबंदी के चलते प्रदेश के विकास कार्य चरम पर और तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बीजेपी के राजनेता धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के एक बयान से फिर से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। बता दें कि धामी सरकार के इस युवा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य में सड़कों का जाल लगा था, लेकिन गांव तक पहुंच गई इन सड़कों का नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, जिसके चलते पलायन ज्यादा होने लगा है। कांग्रेस के जमाने में 8 किलोमीटर पर जो है डे रोड बनती थी और आज मोदी जी के जमाने में 30 किलोमीटर रोड पर डे बनी। उत्तराखंड का कोई गांव अब ऐसा नहीं जिस गांव को रोड कनेक्टिविटी न दी गई हो। थोड़ा बहुत वन विभाग की कहीं दिक्कत होगी तो अलग बात है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तो 100% गांव में रोड चलेगी। अब मुख्यमंत्री जी एक दिक्कत और आ रही है, जैसे हम गांव में रोड दे रहे, लोग ट्रक लेके जो है सामान लेके देहरादून आ जा रहे हैं, तो एक तो बड़ी सहूलियत हो गई कि हमको पलायन रोकने के लिए हम रोड दे रहे हैं, लोग जो है उसका बहुत अच्छा उपयोग कर दे रहे हैं। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत हवाई और खोखले दावे कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को जो है रोड कनेक्टिविटी से जोड़ दिया है। कौन इस पर भरोसा करेगा? आज भी तमाम जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव शासन में लंबित हैं रोडों के निर्माण से संबंधित। वो फिर कहां से आए हैं, किसके वो प्रस्ताव हैं? उन लोगों की चप्पलें घिस गई हैं मंत्रियों और अधिकारियों के दरवाजे पर जा करके, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रही। और आपदा में सैकड़ों सड़कें जो बंद हुई थी उनको तो आप दोबारा से खोल नहीं पाए। लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही है। अगर उसका भी संज्ञान मंत्री जी लेते। आप कह रहे हैं कि जो रोडें हमने बनाई उन रोडों से लोग ट्रकों में सामान भर के पलायन कर रहे हैं। कितनी जो है गैर जिम्मेदाराना बात मंत्री जी कह रहे हैं। देहरादून से हमारे साथ संवाददाता अभय कैथुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से धन सिंह रावत का ये बयान सामने आया है, इस बयान से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, गहमा गहमी और बयानों का दौर भी चल पड़ा है। क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है देहरादून में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का जो बयान है वो राज्य की उस गंभीर समस्या को लेकर दिया गया बयान है जिसका अभी तक कोई समाधान राज्य सरकारों की तरफ से नहीं निकाला गया है। 24 साल के इस उत्तराखंड में अभी तक ये कहा जा सकता है कि जो पलायन की गंभीर समस्या पूर्व में देखने को मिलती थी वो आज भी बरकरार जारी है। और कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से अपना बयानों में उसे मजाकिया अंदाज में उसे बोलने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री राज्य की इस समस्या को लेकर गंभीर यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। जबकि सबसे बड़ी बात और जो आंकड़े चौंकाने वाले हैं वो ये है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जिस विधानसभा से आते हैं, पौड़ी विधानसभा के अंतर्गत जो श्रीनगर जो उनकी जो विधानसभा वो पौड़ी जनपद के अंतर्गत आती है। और पौड़ी जनपद अकेला उत्तराखंड का ऐसा जनपद है जहां पर सबसे ज़्यादा पलायन की मार देखने को मिली है। और ये वो तब के हालात हैं जब सरकार को डबल इंजन की सरकार यहां पर कहा जा सकता है। कैबिनेट मंत्री जिस तरीके से सड़कों के माध्यम से पलायन होने की बात यहाँ पर स्वीकार रहे, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो दूसरे नेता है वो इसे रिवर्स पलायन के रूप में यहाँ पर उस मरहम को लगाने का काम यहाँ पर जरूर करें कि सड़कें तो पहुँची है लेकिन विकास भी उन सड़कों के माध्यम से वहाँ गाँव तक पहुँचने का काम हुआ है। लेकिन विपक्षी दल जिस प्रकार से आरोप लगा रहे उससे ये समझा जा सकता है कि सरकार के जो आंकड़े वो सिर्फ हवाई या कागजी आंकड़े हैं। धरातल पर उन सब आंकड़ों का कोई असर होता हुआ दिखता नहीं है। सरकार ये कह रही है कि अब वर्तमान समय में 30 किलोमीटर रोड प्रतिदिन बनने का काम यहाँ पर हो रहा है, तो फिर सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि जो विधायकों के या दूसरे जनप्रतिनिधियों के सड़कों को लेकर जो प्रस्ताव हैं वो आज भी सचिवालय में या मंत्रियों के कार्यालयों में धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री की तरफ से जो 10-10 प्रस्ताव विधायकों से मांगे गए थे जिसमें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें प्रस्ताव देने थे, तो उसमें भी ज़्यादातर विधायकों ने सड़कों से रिलेटेड प्रस्ताव यहाँ पर भेजे। लगभग 70% जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास पहुँचे थे वो सड़कों से जुड़े प्रस्ताव थे जिन पर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया। स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं, अगर वो किसी जनपद के प्रवास कार्यक्रम पर होते हैं, तो वहाँ पर स्थानीय लोग सड़कों की मांग जरूर वहाँ पर करते हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का बयान सीधे तौर पर अपनी सरकार की उन कमियों को उजागर करने वाला है जिस पर सरकार अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, कोई हल नहीं निकाल पाई। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से एक तरफ धन सिंह रावत का बयान आया है, बीजेपी के नेता जहां इस पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं कांग्रेस इस पर तीखा प्रहार करती हुई नजर आ रही है। क्या लग रहा है आपको, चुनाव से पहले इस तरह का बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अब इसका डैमेज कंट्रोल करना होगा?
तो बिल्कुल इसे सीधे तौर पर यह समझा जा सकता है कि विपक्ष जो इस समय आक्रामक रुख अपनाए हुए, उनके तीखे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के पास नजर नहीं आ पा रहा है। यही वजह है कि खुद जब ये समस्याएं सबसे ज़्यादा विकट हो रही है तो कहीं ना कहीं मंत्रियों की जुबान पर भी वो समस्या निकल कर बाहर आ रही है, जिसका हल अभी तक उनकी तरफ से नहीं निकाला गया। सरकार ने राज्य में पलायन को रोकने की बात यहाँ पर करी थी। पौड़ी गढ़वाल में कह सकते हैं कि पलायन आयोग का दफ्तर वहां पर खोला गया था, लेकिन उस पर कुछ समय पहले वहां पर ताले लगे थे क्योंकि ज़्यादातर अधिकारी वहां से मूव कर चुके हैं। अभी भी देहरादून से बाहर जाने के अधिकारी सोच नहीं रहे। जो पलायन आयोग यहाँ पर बनाया गया था वो अपने निरीक्षण के लिए वहाँ पर जाता तो जरूर था, लेकिन उनका कार्यालय आज भी आंतरिक रूप से यहाँ पर विद्यमान है, वो यहीं से कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे में जब पहाड़ों से पलायन रोकने की जिम्मेदारी खुद जनप्रतिनिधि नहीं समझ पा रहे या अधिकारी नहीं समझ पा रहे, तो फिर आम जनता की समस्या का हल कहाँ हो सकता है। पहाड़ों से जो ज़्यादातर जो विधायक चुनकर आए हैं, वर्तमान में भी आप ये देख लीजिए कि जितने पहाड़ों से विधायक चुनकर आए वो ज़्यादातर समय देहरादून में काटते हुए नजर आते हैं। पार्टी मुख्यालय या मुख्यमंत्री के दरबार में वो लोग ज़्यादा मौजूद वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे में जब पहाड़ों से खुद जनप्रतिनिधि ही पलायन कर रहे हैं तो जो गाँवों से जो दूसरी जनसंख्या जो पलायन कर रही है उनका हल कैसे निकाल पाएंगे। रिवर्स पलायन की बात जरूर यहाँ पर होती है। कोरोना काल के बाद ये लगने भी लगा था कि जिस प्रकार से विपदा यहाँ पर आई है कोरोना काल में और लोगों ने गाँव की ओर रुख करना शुरू कर दिया था, तो कई जगहों पर जो स्थानीय जो युवा थे उनकी तरफ से छोटे छोटे अपने लिए एक रोजगार के साधन भी उपलब्ध कराने का काम वहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से जिला प्राधिकरणों की मार उनके उस व्यवसाय पर पड़ी है तो सीधे तौर पर लोगों का या युवाओं का जो रोजगार है वो छिनता हुआ नजर आया और युवाओं ने एक बार फिर राज्य से पलायन करना ही अपने लिए उचित बेहतर समाधान यहाँ पर समझा। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है पलायन गंभीर समस्या, लोकसभा चुनाव सर पर है, तो ऐसे में इस समस्या का वाजिब बाहर आना बहुत जरूरी था और यही वजह कि विपक्ष अब इसे पुरजोर तरीके से उठाने का काम यहाँ पर कर रहा है। जी बिल्कुल अभय, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने आज पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बता दें कि करण माहारा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने आज तक भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी तरफ भाजपा सांसद बयान दे रहे हैं कि 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। करण माहारा ने यह भी कहा कि 2024 के बाद बीजेपी अगर सत्ता में आती है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए संविधान को बदल देगी। इसके साथ ही करण माहारा ने यह भी कहा कि कांग्रेस चाहती है कि जातीय जनगणना के साथ ही साथ आर्थिक मैपिंग जरूरी हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश के 24 लोगों के लिए 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज बीजेपी माफ कर चुकी है। साथ ही साथ जिस तरह से देश की सरकारी संस्थाओं को लगातार प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जिससे मध्यम वर्ग के लोगों के सामने संकट पैदा होने लगा है। देखिए, समय समय पर जब अमेंडमेंट किए जाते हैं किसी भी रूल में या कोई नया कानून बनाया जाता है तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है और समय समय पर चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। इस समय देश के संविधान को भारी खतरा है क्योंकि बीजेपी के सांसद ही इस बात को कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में 400 का संख्या पार करते ही हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस समय देश को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक मैपिंग की भी आवश्यकता इस समय आ रही है क्योंकि हमारे नीति निर्धारक जो कांग्रेस के विचारक हैं उनका ये मानना है कि देश के 99.50% से ज़्यादा लोग भागीदारी में पीछे हैं। एक विशेष वर्ग ही और कुछ ही जातियाँ ऐसी हैं जिनका सारी चीज़ों में कब्जा है। वहीं आर्थिक रूप में अगर आप देखें देश के कुल 24 लोगों में 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माफ़ किए हैं। वहीं गरीबों को 10,000 5,000 रुपये की वसूली के लिए तंग किया जाता है, किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए जाते। और इसी खबर पर देहरादून से हमारे साथ संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी तुषार, जिस तरह से करण माहारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है, क्या कुछ हलचल आज दिखाई दे रही है वहां पर? देखिए, लगातार अगर लोकसभा चुनाव सर पर है, ऐसे में जो विपक्ष है लगातार सत्ताधारी सरकार पर जो आरोप है वो लगाता हुआ नज़र आ रहा है। उनका कहना है कि उनके जिस तरह से भाजपा के एक संसद का बयान का उन्होंने हवाला दिया है, उन्होंने कहा है कि जो भाजपा के संसद है वो कह रहे हैं कि संविधान को बदला जाएगा और अब तक करण माहारा ने ये कहा है कि अब तक जो भारतीय जनता पार्टी है जो भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाई है। एक देश एक कानून की जो बात करती है भाजपा,
कहूँगा कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव वो अगर माना जाए तो भाजपा जीत जाती है तो ये बदलने का काम भाजपा सरकार करेगी। तो ऐसे में कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ भाजपा चेंज करने की से कोशिश करेगी, बदलने की कोशिश करेगी, तो कहीं ना कहीं संविधान के साथ छेड़छाड़ गलत उन्होंने बताया है। वहीं उन्होंने ये कहा है कि आर्थिक और जाति के रूप में जो जनगणना है वो की जाए ताकि जो लोग हैं जाति तौर पर जो निचले स्तर पर है और आर्थिक तौर पर भी जो बहुत कहा जा सकता है कि असमर्थ है उन्हें वो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, बराबरी की अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए। इसके तहत जाति और आर्थिक की जो जनसंख्या है वो करनी चाहिए। और इसी के तहत आज कई आरोप उन्होंने भाजपा सरकार पर लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो 16 लाख करोड़ जो कर्जा है वो उद्योगपतियों का माफ़ किया है। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार जो भाजपा सरकार है उस पर हमलावर होती हुई नज़र आ रही है और उन्होंने साफ कहा है कि अगर हमारी सरकार आती है, कांग्रेस की सरकार आती है 2024 में, तो हम जाति और आर्थिक रूप से जो लोग हैं उनकी जनसंख्या का जो जनगणना है वो करेंगे। और उसके बाद जी बिल्कुल तुषार, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और उसके बाद रुक करते हैं अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएए लागू होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और कहा है कि उनके इस फैसले से देश में रह रहे बांग्लादेशी, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के शरणार्थियों को लाभ मिलेगा। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। जिस प्रकार से देश के अंदर धारा 370 समाप्त हुई, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया, अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन गया। इसी प्रकार से बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, फारसी थे, बौद्ध थे, जैन थे, उन सभी को, सिख थे, उन सभी को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये उनकी सुविधा के लिए बनाया था। जो पीड़ित थे, जिनके साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, उन सभी को भारत में इस कानून के बन जाने से यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने आवास के कैंप कार्यालय में पंचायती वन निर्देशिका 2023 का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पाठकों के लिए भी निर्देशिका अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के प्रारंभ से ही पंचायती वनों के अधिकार वितरण में पंचायती वन नियमावली के अनुसार स्थानीय ग्रामीणों की ओर से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। राज्य सरकार की ओर से भी विभिन्न ऐसी योजनाओं का संचालन किया गया है जिससे कि वन पंचायतों से जुड़े स्थानीय ग्रामीणों को वन संरक्षण व संवर्धन के लिए जागरूक करने के साथ ही विभिन्न आय परक योजनाओं व इस क्षेत्र में लघु व कुटीर उद्योग से भी लाभ प्राप्त हो सके। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अनारवाला में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के मंडी परिषद के द्वारा 65 लाख रुपए से अधिक विकास कामों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 22,77,000 की लागत से विकास योजनाओं का लोकार्पण और 42,25,000 की लागत से कई विकास कामों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वीर नारियों और सामाजिक क्षेत्र में अच्छे काम करने वाली महिलाओं को फूल देकर और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। कि आज भारतीय जनता पार्टी की, चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हमारी सरकार सबके साथ, सबका विकास, सब विश्वास और सबका प्रयास धारे को लेकर काम करती है। ये मेरी विधानसभा क्षेत्र का एक पूर्व सैनिक बहुल्य क्षेत्र है और लगातार 3 बार से मैं, हालांकि 4 बार से एमएलए हूँ, पहले मैं दूसरी सीट से था, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है। और अभी इस वार्ड के अंदर 9 तारीख को हमने 1,33,00,000 के कार्यों का लोकार्पण किया था। आज 65 लाख से अधिक कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण हमने यहाँ पर किया है। और मैंने यहाँ की जनता से वादा लिया है कि एक बार मोदी जी को फिर प्रधानमंत्री बनाना है और मुझे पूरा भरोसा है जब वोटों की गिनती होगी इस बूथ से सबसे ज्यादा मत भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।